Hello everyone, welcome to Ancient India crash course of Avlokan IAS. We are studying Ancient India for UPSC Prelims 2025. So far we have covered so many topics in which we have covered Mauryan Empire, some part of post-Mauryan period as well, in which I have talked about decline of the Mauryan period and then the rise of the Sunga dynasty, and after that we have seen that in the southern part there was the rise of Satvahana dynasty. और आज जो हम पढ़ने वाले हैं दैट इज़ फॉर द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द रीजन। तो इंडिया का जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट था उस समय का, वहाँ पर क्या हो रहा था उसके बारे में हम आज के लेक्चर में कवर करने वाले हैं। तो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट एज वी ऑल नो दैट वाज द मोस्ट वल्नरेबल पार्ट ऑफ एंशिएंट इंडिया, और वहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं बहुत सारे इन्वेजन्स। तो इस टाइम पीरियड में भी हमें देखने को मिलता है अगेन देयर आर इन्वेजन। प्री मॉडर्न टाइम पीरियड में भी वहाँ पर इन्वेजन्स हुए थे, जिसमें हमने अलेक्जेंडर्स की बात की थी। अलेक्जेंडर के बाद हमने देखा था ईरानियन इन्वेजन्स, और किस तरीके से वहाँ पे जो भी इन्वेजन्स हुए थे उसके बाद हमें एक स्ट्रॉन्ग किंगडम देखने को मिलती है दैट वाज मौर्यन एम्पायर। और मौर्यन एम्पायर की वजह से वो रीजन भी प्रोटेक्टेड रहता है फॉर अ लॉन्ग टाइम, बट आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ मौर्यन डायनेस्टी दैट रीजन वाज आल्सो प्रोन टू इन्वेजन्स अगेन। तो वहाँ पर फिर से इन्वेजन्स होने लगते हैं, और इसीलिए हम इस रीजन को अभी स्टडी करने वाले हैं आज के लेक्चर में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस स्टार्ट विद इंडो ग्रीक किंगडम। और ये जो किंगडम है जिसके बारे में मैं बात करने वाला हूँ, दिस किंगडम इज नाउ गोइंग टू रूल इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। तो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में ये लोग रूल करेंगे। ये लोग बेसिकली इनिशियली दे वर रूलिंग इन द बैक्टीरिया रीजन, और बैक्टीरिया रीजन अफगानिस्तान में दे वर रूलिंग इन सम पार्ट ऑफ अफगानिस्तान। बट वहाँ पर कुछ इन्वेजन्स होते हैं सीथियंस के द्वारा, और वहाँ पर हम देखते हैं कि इन्वेजन्स की वजह से इन लोगों को वहाँ से शिफ्ट होना पड़ता है, एंड दे शिफ्टेड टुवर्ड्स द इंडियन रीजन। और ये इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न बॉर्डर की तरफ यहाँ पर पहुँचते हैं, और जिसकी वजह से इनको इंडो ग्रीक्स भी बोला गया। ठीक है, तो इनको हम इंडो ग्रीक्स बोल रहे हैं, एंड दे वर ऑल्सो नोन एज यवन किंगडम। तो इनको यवन किंगडम्स भी, इंडियंस जो है इनको यवन भी बोलते थे। और उसके बाद देखा गया इट वॉज अ ट्रेंड की जो भी इन्वेजन्स होते थे उनको यवन बोला जाता था, काइंड ऑफ फॉरनर्स। सो दे एग्जिस्टेड फ्रॉम द टाइम पीरियड ऑफ 180 BCE टू अराउंड 10 CE। और ये जो टाइम पीरियड है 200 BC के बाद हमें इन्वेजन्स देखने को मिल रहे हैं, और उसके बाद ये एक लंबे समय तक कुछ डायनेस्टीज होंगी जो इस टाइम पीरियड में रूल करेंगी। सो कवरिंग पार्ट्स ऑफ अफगानिस्तान, नॉर्थ वेस्ट इंडिया और मॉडर्न डे पाकिस्तान का जो रीजन है वहाँ पर ये लोग रूल कर रहे थे, एंड दे वर ऑल्सो कवरिंग स्मॉल स्मॉल पार्ट ऑफ ईरान एज वेल। तो ये हमें देखने को मिलता है दिस वाज द फर्स्ट डायनेस्टी इस पोस्ट मॉडर्न पीरियड में जो हमें नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में रूल करती हुई नजर आ रही है। बैकग्राउंड क्या है इसका? अलेक्जेंडर द ग्रेट कॉन्क्वर्ड द नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, जो कि हमने पुराने लेक्चर्स में देखा हुआ है। सब कॉन्टिनेंट में ये थी 326 BCE में अलेक्जेंडर ने कुछ पार्ट नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया का यहाँ पर इन्वेड किया था। फिर उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि ग्रीक इन्फ्लुएंस परसिस्ट करता है अंडर मौर्यन रूल एज वेल, बट ये जो रीजन था यहाँ तक इंडो ग्रीक्स नहीं आ पाए थे, जो कि हमें पोस्ट मौर्यन पीरियड में देखने को मिल रहा है, इंक्लूडिंग द एक्सचेंज ऑफ गिफ्ट्स एंड इवन बुद्धिस्ट मिसरीज सेंट बाय अशोका टू ग्रीक रूलर्स। तो अशोक के द्वारा ग्रीक रूलर्स के पास बहुत सारे बुद्धिस्ट मिसरीज को भी भेजा जाता था, गिफ्ट्स को एक्सचेंज किया जाता था। सो ये फॉरेन रिलेशंस उस समय भी चल रहे थे। अब हम देखते हैं कि ग्रेको बैक्टीरियन किंगडम ये जो आती है जिसको हम बोल रहे हैं आफ्टर अलेक्जेंडर्स कॉन्क्वेस्ट, बैक्टीरिया जो सेंट्रल एशिया का रीजन है और अफगानिस्तान का रीजन है, उस रीजन में हमें ग्रीक का इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है फॉर ओवर 2 centuries। तो 200 साल तक करीब करीब इनका इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है, एंड दे वर इंटरेक्टिंग विद इंडियन टेरिटरीज। तो इंटरेक्शन बॉर्डर रीजन पर ही हो रहा था, और दे ऑल्सो ट्राइंग टू एंटर इन सम पार्ट्स ऑफ द मेन पार्ट ऑफ नॉर्थ इंडिया। तो इंडिया के नदर्न रीजन में भी वो एंटर करने की कोशिश यहाँ पर कर रहे थे। सो इंडो ग्रीक किंगडम का जो हमें राइज देखने को मिलता है उसमें हमें जो रूलर देखने को मिलते हैं, सबसे पहले ही वॉज डिमेट्रियस। और डिमेट्रियस वन वॉज रूलिंग अराउंड 180 BCE। डिमेट्रियस वन ने इन्वेड किया नॉर्थ पार्ट को। तो इनके बैकग्राउंड में देखेंगे कि प्री मॉडर्न पीरियड में हमने देखा था कि किस तरीके से ग्रीक इन्वेजन्स हुए थे, जिसमें अलेक्जेंडर ने अटैक किया था नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया पर। उसके बाद हमने ईरानी इन्वेजन्स देखे थे, और उस सब के बाद हमने देखा था कि किस तरीके से मौर्यन डायनेस्टी ने और मौर्यन रूलर्स ने नॉर्थ वेस्ट बॉर्डर को पूरी तरीके से प्रोटेक्ट करके रखा हुआ था। बट इसके बाद जब मौर्यंस का डिक्लाइन होता है और ये जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया है ये फिर से एक बार वल्नरेबल हो जाता है फॉर द फॉरेन इन्वेजन्स, और उसी का ही रिजल्ट हमें देखने को मिलता है ये इंडो ग्रीक्स। और ये इंडो ग्रीक्स यहाँ पर दे दीज ग्रीक्स वर इवन परसिस्टिंग अंडर मौर्यन रूल एज वेल।
जब वहाँ पर इनके बीच में गिफ्ट्स एक्सचेंज हो रहे थे, बुद्धिस्ट एमिसरीज सेंड किए जा रहे थे अशोक के द्वारा ग्रीक रूलर्स के पास में, बट दे हैड अ सेपरेट टेरिटरी। अब क्या हो रहा है कि जो मौर्यन डायनेस्टी के बाद का जो पोस्ट मौर्यन पीरियड है, उसमें जो सुंग डायनेस्टी है, उनका जो मैप है वो श्रिंक कर चुका है, उनका एरिया काफ़ी रिड्यूस हो चुका है पहले से। और साउथ में भी हम देख रहे हैं कि एक नई डायनेस्टी हमें देखने को मिल रही है, सातवाहन डायनेस्टी। तो इसलिए नॉर्थ वेस्ट बॉर्डर पर एक वैक्यूम था, एक स्पेस थी, जिसको यहाँ पर कैप्चर किया गया इंडो ग्रीक्स के द्वारा। अलेक्जेंडर के कॉन्क्वेस्ट के बाद यहाँ पर बैक्टीरिया और सेंट्रल एशियन रीजन था, ये किसके अंडर में रहता है? ग्रीक्स के इन्फ्लुएंस में रहता है। कब तक? लगभग 200 साल तक। और इनका टाइम टू टाइम इंडियन टेरिटरीज के बीच में इंटरेक्शंस होते रहे हैं। बहुत सारे इंटरेक्शंस हुए हैं जिसमें गिफ्ट्स वगैरह एक्सचेंज हुए हैं, बुद्धिस्ट मॉन्क्स और मिशनरीज, ये सब भी एक्सचेंज होते रहे हैं। अब हम देखते हैं कि किस तरीके से इंडो ग्रीक्स राइज करते हैं। फर्स्ट रूलर वाज डिमेट्रियस वन, जो कि 180 बीसीई के अराउंड यहाँ पर हमें देखने को मिल रहे हैं। डिमेट्रियस वन इन्वेडेड नॉर्दर्न इंडिया एंड क्रिएटिंग द इंडो ग्रीक किंगडम। तो इंडो ग्रीक किंगडम इनके द्वारा क्रिएट की गई डिमेट्रियस वन के द्वारा। और अपोलोडोटस एंड मिनांडर ऑल्सो लेड इन्वेजन्स इन डिफरेंट डायरेक्शंस। तो इन दोनों लोगों ने भी, मिनांडर और अपोलोडोटस ने भी कई डायरेक्शंस में, डिफरेंट डायरेक्शंस में इन्वेजन्स किए। बट यहाँ पर जो मिनांडर की टाइम पीरियड है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ही वॉज द मोस्ट सक्सेसफुल किंग ऑफ दिस डायनेस्टी। तो ये हमारे लिए बस इंपॉर्टेंट हो जाते हैं फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो मिनांडर के बारे में हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए, और डिमेट्रियस वॉज द फाउंडर ऑफ दिस डायनेस्टी। तो इतना हमें दो रूलर्स के बारे में पता होना चाहिए, डिमेट्रियस और मिनांडर। इनका जो एक्सपेंशन है, इट वॉज एडवांस्ड एज फार एज पाटलिपुत्र। तो ये पाटलिपुत्र वाले रीजन तक भी पहुंच गए थे अपना एक्सपेंशन करते करते। तो ईस्टर्न साइड एक्सपेंशन करते हैं, और ये गंगा यमुना का जो डोआब रीजन था, उस रीजन में भी ये काफ़ी रीजन को कैप्चर करते हैं। तो पाटलिपुत्र, साउथ ऑफ गुजरात, इंक्लूडिंग स्ट्रेटेजिक हार्बर्स लाइक भरूच, तो इन वाले रीजन में ये कैप्चर करते हैं और उसको भी इंडो ग्रीक किंगडम का पार्ट बनाते हैं। इनका डिक्लाइन हमें देखने को मिलता है बाई अराउंड 125 BCE। ग्रीको बैक्टीरियंस इंक्रोज्ड ऑन द इंडो ग्रीक टेरिटरीज। तो यहाँ पर अब हमें ग्रीको बैक्टीरियंस देखने को मिलते हैं जो इंडो ग्रीक्स की टेरिटरीज पर इंक्रोच करते हैं, और फिर हमें ग्रीको बैक्टीरियंस का रूल यहाँ पर देखने को मिलता है। लास्ट इंडो ग्रीक रूलर जो था, उसका नाम यहाँ पर मेंशन है, वो यहाँ पर 1st सेंचुरी CE के अराउंड हमें देखने को मिलते हैं। सो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि एक बहुत लंबे समय तक ये लोग रूल करते हैं। दे वर मेनली इन्फ्लुएंस्ड बाय द बुद्धिज्म, और नॉट ओनली बुद्धिज्म, वो कई रिलीजन से बुद्धिज्म थे, कई रिलीजन से वो इन्फ्लुएंस थे। जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि जो इंडो ग्रीक्स थे, बुद्धिज्म से तो इन्फ्लुएंस होते ही हैं, बट इनका जो अपना कल्चर था उसको भी वो अडॉप्ट करके रखते हैं, एंड दे एसिमुलेट देमसेल्व्स विद द इंडियन कल्चर एज वेल। तो इंडो ग्रीक किंग्स स्पेशली मिनांडर यहाँ पर सपोर्टेड बुद्धिज्म, और मिनांडर्स रेन वाज नोटेड फॉर हिज पैटर्नेज ऑफ बुद्धिज्म। तो मिनांडर यहाँ पर सपोर्ट करते हैं बुद्धिज्म को। और मिनांडर और नागसेन के बीच में मिलिंद पन्हो एक बुक है, जिसमें उनके बीच में डायलॉग होता है। नागार्जुन, जिनको नागसेन को नागार्जुन भी बोलते हैं, नागसेन से इन्फ्लुएंस होकर मिनांडर ने खुद को कन्वर्ट किया था बुद्धिज्म में, और ये सब मेंशन है मिलिंद पन्हो में। तो ये क्वेश्चन मिलिंद पन्हो के ऊपर भी आ सकता है, नागार्जुन और मिनांडर के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है। तो मिनांडर बेसिकली अडॉप्टेड बुद्धिज्म, ही कन्वर्टेड टू बुद्धिज्म सिमिलर टू अशोक। और कल्चरल इंटीग्रेशन जो है वो देखने को मिलता है। ग्रीक एम्ब्रेस्ड लोकल इंडियन रिलीजन्स एज वेल लाइक बुद्धिज्म, हिंदुज्म एंड जोरास्ट्रियनिज्म। तो ये जो रिलीजन्स हैं, अब केवल मिनांडर नहीं थे, बहुत सारे ग्रीक रूलर्स थे जो रूल करते हैं। तो कई रूलर्स ने अलग अलग रिलीजन्स को यहाँ पर पैटर्नाइज किया है, बट मिनांडर ने पर्टिकुलरली यहाँ पर बुद्धिज्म को पैटर्नाइज किया था अलोंग साइड देयर क्लासिकल ग्रीक पैंथियन। तो इनका जो पहले का ग्रीक जो इनका ट्रेडिशन था, कल्चर था, उसको भी अडॉप्ट करके रखते हैं, एंड साथ ही साथ वो इंडियन रिलीजन कल्चर को भी अडॉप्ट करते हैं। सो दे इनकॉर्पोरेटेड ग्रीक डीटीज बट वर ऑल्सो इन्वॉल्व विद द लोकल फेथ्स। तो उस समय के जो लोकल फेथ्स थे उनके साथ में भी ये इनकॉर्पोरेट करते हैं, और जो इनकी ग्रीक डीटीज थे उनको भी ये, उनमें भी बिलीव करते थे। और ज़्यादा इन्होंने किसको फेवर किया? बुद्धिज्म को। मिनांडर इज रिमेंबर्ड फॉर हिज कन्वर्जन टू बुद्धिज्म एंड हिज पैटर्नेज ऑफ द रिलीजन। तो देखो बार बार एक ही रूलर का नाम आ रहा है, दैट इज मिनांडर, और मिनांडर एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, अब आर्ट जो है, इंडो ग्रीक क्वाइंस। इंडो ग्रीक क्यों फेमस हैं, इनके बारे में हमें क्यों पता होना चाहिए? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो इंडो ग्रीक्स के बारे में हमें पता होनी चाहिए, दैट इज द क्वाइंस। इंडो ग्रीक्स वर द फर्स्ट पीपल हु इशूड गोल्ड क्वाइंस। तो इन्होंने गोल्ड क्वाइंस इशू करने वाले ये पहले लोग थे
इससे पहले की जो डायनेस्टीज थी, जो रूलर्स थे, उन्होंने कॉइन्स इशू किए थे, बट दे वर मेड ऑफ कॉपर एंड सिल्वर बट नॉट ऑफ गोल्ड। तो गोल्ड के कॉइन्स पहली बार कौन इशू कर रहे हैं? इंडो ग्रीक्स। और इंडो ग्रीक्स जो कॉइन्स इशू कर रहे हैं उस पर हमें रूलर्स की इमेज भी देखने को मिल रही है। सो दैट इज अ यूनिक फीचर। और इंडो ग्रीक्स ने बहुत लार्ज क्वांटिटी में कॉइन्स इशू नहीं किए थे, ये याद रखना। लार्ज क्वांटिटी में कॉइन्स इशू करने वाले रूलर्स थे कुशान रूलर्स। तो कुशन्स ने बाद में आकर एक लार्ज क्वांटिटी में कॉइन्स को, गोल्ड कॉइन्स को इशू किया, बट दे वर द फर्स्ट पीपल ओनली। तो ये हमें इनके बारे में सबसे स्पेशल फीचर पता होना चाहिए फ्रॉम एग्जाम परस्पेक्टिव। तो इंडो ग्रीक्स आर नोन फॉर देयर आर्टिस्टिक एक्सीलेंस। तो आर्ट में काफ़ी एक्सीलेंट थे। और ब्लेंडिंग ग्रीक एंड लोकल इंडियन स्टाइल्स, तो इन्होंने ग्रीक और इंडियन स्टाइल को ब्लेंड किया। तो इनके स्कल्पचर्स कुछ सर्वाइव किए हैं जिनसे हमें इनके आर्ट के बारे में पता चलता है। तो ग्रेको बुद्धिस्ट आर्ट इज नोटेबल। तो इनकी जो ग्रेको बुद्धिस्ट आर्ट थी, जो कि गांधार आर्ट भी बनती है बाद में आकर, और वो काफ़ी पॉपुलर हुई और जिसके बारे में हमें बहुत सारी जानकारी भी है। इकोनॉमी के बारे में देखें तो दे वर द पीपल हु वर मिंटिंग गोल्ड कॉइन्स। तो गोल्ड कॉइन्स अगर कोई डायनेस्टी अगर मिंट कर रही है तो उससे हमें पता चलता है कि ट्रेड जो है वो काफ़ी अच्छा था, इकोनॉमी काफ़ी अच्छी कंडीशन में रही होगी, तो तभी गोल्ड कॉइन्स को वहाँ पर इशू किया गया था। तो इससे हमें ये इकोनॉमी जो है इट वाज थ्राइविंग वेल, पॉसिबली सपोर्टेड बाय माइनिंग इन द हिंदू कुश रीजन। तो हिंदू कुश रीजन में हो सकता है कि माइनिंग की वजह से इनकी इकोनॉमी को सपोर्ट मिल रहा था, जिसकी वजह से दे वर डूइंग फेयरली गुड इन इकोनॉमिक टर्म्स। ट्रेड की अगर बात करें तो क्रॉस बॉर्डर ट्रेड ये लोग करते थे, एक्सटेंसिव ट्रेड होता था, स्पेशली विद बैक्टीरिया। सदर्न चाइना वॉज इंडिकेटेड बाई वाइड स्प्रेड यूज ऑफ बाइलिंगुअल कॉइन्स। तो बाइलिंगुअल कॉइन्स यहाँ पर वाइड स्प्रेडली यूज होते थे, और जिनका रेफरेंसेस बाई एक्सप्लोरर लाइक जांग कियान। तो जांग कियान ने यहाँ पर रेफरेंस दिए हैं कुछ कॉइन्स के, जिससे हमें पता चलता है कि ट्रेड के बारे में। मैरी टाइम ट्रेड ऑल्सो फ्लरिश्ड। क्यों? क्योंकि अभी मैंने बताया था यहाँ पर भरूच वाले रीजन में इन्होंने क्या किया था, हार्वर्स को भी अपने रीजन में इंक्लूड किया था। तो पॉसिबली इन्होंने इन हार्वर्स को भी यूज करके ट्रेड किया है, मैरी टाइम ट्रेड भी होता था। ठीक है। आर्म्ड फोर्सेस इंडो ग्रीक्स मिलिट्री यूज हेलेनिस्टिक स्टाइल आर्मर। तो हेलेनिस्टिक स्टाइल जो है वो यूज की गई बेसिकली इनकी आर्ट में भी और आर्मी में भी। हेलेनिस्टिक स्टाइल इज काइंड ऑफ ग्रीक स्टाइल ओनली, और उसको डिफरेंट, हेलेनिस्टिक वर्ड का मीनिंग ही ग्रीक से रिलेटेड होता है। और डिटेल्ड इनकी जो आर्ट होती थी उसमें काफ़ी रियलिज्म देखने को मिलता था हमें, डायनेमिक मूवमेंट्स देखने को मिलते थे, इमोशनल एक्सप्रेशंस देखने को मिलते थे, और उनकी कल्चरल डाइवर्सिटी भी देखने को मिलती थी। सो उसी तरीके से इनकी आर्मर्स एंड वीपन्स भी यूनिक होते थे, अलग होते थे, तो इसीलिए उनको हेलेनिस्टिक आर्मर एंड वीपन्स बोला जाता था। एज सीन इन देयर कॉइनेज, और उनके कॉइन्स में भी ये देखे गए। मिलिंद पन्हा प्रोवाइड्स इंसाइट इनटू मिलिट्री प्रैक्टिसेस पर्टिकुलरली अंडर मेनांदर। तो जो मिलिंद पन्हा बुक है, जिसमें नागसेन और मेनांदर के बीच में डायलॉग होता है, इसमें सिर्फ और सिर्फ उस डायलॉग की बात नहीं है, उस समय की मिलिट्री प्रैक्टिसेस के बारे में भी बात होती है, जो कि मेनांडर के अंडर में प्रैक्टिस की जाती थी। किस तरीके से इनका एंड होता था? एंड हुआ था इंडो ग्रीक किंगडम ग्रेजुअली वीकेंड, धीरे धीरे ये वीक हो जाते हैं, विद टेरिटरीज लॉस्ट टू ग्रेको बैक्टीरियंस एंड अदर ग्रुप्स। तो फिर से दूसरे ग्रुप्स आते हैं, इन्वेड करने लगते हैं, इनके रीजन्स को कैप्चर करते हैं, इनकी टेरिटरी छोटी होने लगती है, जिसकी वजह से ये कमजोर पड़ने लगते हैं, और फिर धीरे धीरे इनका डिक्लाइन हो जाता है। तो लास्ट इंडो ग्रीक किंग मेंशन्ड इज थियोडेमस। तो थियोडेमस इज द लास्ट किंग हु इज मेंशन्ड, जिनका नाम है, और ये 1st सेंचुरी सीई में ये हमें देखने को मिलते हैं। तो थियोडेमस हो, मिनांडर हो, या फिर डिमेट्रियस हो, ये तीनों ही किंग इंडो ग्रीक किंगडम को बिलोंग करते थे। ये ध्यान देना, कई बार किंग्स के नाम पूछ लिए जाते हैं कि ये किंग्स कौन सी डायनेस्टी से या कौन सी किंगडम से बिलोंग करते थे, तो इनके नाम पता होने चाहिए। मिनांडर वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट किंग इंडो ग्रीक्स में, और इनका अगर आप मैप देखो तो यहाँ से आइडिया लगा सकते हो, दिस वॉज द बैक्टीरिया रीजन, और इस तरीके से अलेक्जेंडर ने इस वाले पार्ट को कैप्चर किया था, और इंडो ग्रीक्स ने भी इस पूरे रीजन को अपना टेरिटरी का पार्ट बनाकर रखा फॉर अ लॉन्ग टाइम। ठीक है। फॉर सम टाइम पीरियड दे स्ट्रेच टू दिस रीजन एज वेल। तो कई बार ये ईस्टर्न पार्ट में चले जाते थे, बट इनको वापस धकेल दिया जाता था जब कोई स्ट्रॉन्ग रूलर आते थे इस वाले रीजन में तब। ठीक है। तो दिस वॉज ऑल अबाउट इंडो ग्रीक्स। अब इसके बाद हम न्यू डायनेस्टी देखेंगे। तो इसमें अब जो हमारी नेक्स्ट डायनेस्टी आती है दैट इज शाका डायनेस्टी। तो शक रूलर्स रिप्लेस करते हैं बेसिकली जो इंडो ग्रीक्स थे उनको, और इनको हम सीथियंस भी बोलते हैं। बेसिकली ये वही सीथियंस हैं जो पहले इंडो ग्रीक्स को रिप्लेस करते हैं बैक्टीरिया वाले रीजन से, और बैक्टीरिया से रिप्लेस होकर डिस्प्लेस होकर इंडो ग्रीक्स मूव करते हैं इंडो
वेस्टर्न बॉर्डर की तरफ, जो इंडिया का जो वेस्टर्न बॉर्डर है उसकी तरफ, और वहाँ पर आकर वो इंडो ग्रीक्स कहलाते हैं। तो सिमिलरली ये सीथियंस ही शाकाज हैं, और यही इनको सीथियन पीपल भी बोला जाता था। दीज पीपल माइग्रेटेड इनटू सेंट्रल एशिया एंड नॉर्थ वेस्टर्न साउथ एशिया सेकेंड सेंचुरी बीसी से लेकर फोर्थ सेंचुरी सीई तक। एक बहुत ही लंबे समय तक ये रूल करते हैं, माइग्रेट भी करते हैं, और ये कई पार्ट्स में डिवाइड होकर रूल कर रहे थे इन सर्टेन पार्ट्स ऑफ अफगानिस्तान एंड इंडिया। तो ये एक कम्प्लीटली इनका डिवीजन था और कई एरियाज में ये रूल कर रहे थे। जो शक पीपल थे देवर प्राइमरली पेस्टोरलिस्ट, चरवाहे थे, और स्किल्ड हॉर्समैन हुआ करते थे। ये घुड़सवारी में काफ़ी स्किल्ड थे। दे ऑफन अटैक्ड सीडेंट्री सोसाइटीज फॉर ग्रेजिंग लैंड एंड लाइव स्टॉक। तो बेसिकली अपने जो इनके साथ कैटल्स वगैरह होती थी और इनके साथ जो भी डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स होते थे उनको ग्रेज करने के लिए ये अटैक करते थे उस समय की सोसाइटीज़ के ऊपर। अलेक्जेंडर की डेथ के बाद शाकाज ने अपने खुद के स्टेट्स बना लिए थे, और ये बैक्टीरिया और पार्थिया वाले रीजन्स में सेटल हो गए थे। और इवेंचुअली इन्होंने क्या किया, पार्थियंस को रिमूव किया और अपने को इस्टेब्लिश किया। अब जो शाकाज थे इनका एक्सटेंट एंड एक्सपेंशन देखते हैं। शाकाज रूल्ड रीजन्स, जिन रीजन्स में इन्होंने रूल किया उनमें नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर आ जाता है, पंजाब, सिंध, कश्मीर, उत्तर प्रदेश, सौराष्ट्र, काठियावाड़, राजपूताना, मालवा, कोंकण बेल्ट ऑफ महाराष्ट्र। बट इनका मेन स्ट्रॉन्ग होल्ड जो होता था वो गुजरात वाले रीजन पे होता था। और ये समझना होगा कि जो शाकाज थे इनका जो एरिया ऑफ एक्सपेंशन था, इनकी एम्पायर में जितना जो इनका एक्सपेंशन था, इट वाज मोर देन जो इंडो ग्रीक्स थे उनसे, तो उनसे ज़्यादा इनका एरिया होता था। और सातवाहन्स के साथ इनकी कन्फ्लिक्ट देखने को मिलती है, और उस कन्फ्लिक्ट के बाद सातवाहन्स के साथ में मैट्रिमोनियल अलायंसेस भी देखने को इनके मिलते हैं। दे एम्प्लॉयड द ग्रीक सिस्टम ऑफ गवर्नेंस। तो इनका जो गवर्नेंस का मॉडल था, इट वाज बेस्ड अपॉन द ग्रीक मॉडल ओनली। तो जो ग्रीक्स का मॉडल था वही मॉडल ये भी फॉलो करते थे। और ये अपनी जो इनके प्रोविंसेस होते थे वहां पर ये क्षत्रप्स अपॉइंट किया करते थे उन प्रोविंसेस को गवर्न करने के लिए। तो ये इनका एक एडमिनिस्ट्रेशन का सिस्टम था। और हमें ये समझना होगा कि जो शक थे, शाकाज थे, ये शाकाज डिसेंट्रलाइजेशन में बिलीव करते थे, और इन्हीं के टाइम पीरियड में हमें फ्यूडलिज्म के कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं एक डायनेस्टी में। तो पहली बार हमें एंशिएंट इंडिया में जो फ्यूडलिस्टिक कैरेक्टर्स देखने को मिल रहे हैं वो हमें कब देखने को मिल रहे हैं, शाकाज के टाइम पे। अब ये फ्यूडलिस्टिक कैरेक्टर्स बेसिकली ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जिसमें डिसेंट्रलाइजेशन सिस्टम को फॉलो किया जाता है, और लैंड बेस्ड एक सोसाइटी होती है जिसमें लैंड ओनरशिप होती है कुछ लोगों के हाथ में, और जो लैंड ओनर्स होते हैं वही बेसिकली पावर को भी ओन करते हैं, और वो लोग डिसेंट्रलाइज्ड होते हैं। तो पूरी पावर एक सेंट्रल किसी एक पर्सन के हाथ में नहीं होती है। शाकाज वर इवेंचुअली ओवरपावर्ड बाय द कुशन हु टुक कंट्रोल लेटर, एंड लेटर शाकाज इनटू एक्सेप्टिंग कुशन सुजरेनिटी। तो शाकाज बेसिकली ये ओवर पावर किए जाते हैं कुशंस के द्वारा, और उसके बाद ये जो शाकाज थे ये कुशान रूलर्स की सुजरेनिटी मतलब एक्सेप्ट कर लेते हैं, और उनके अंडर में ही ये फिर पीसफुली एग्जिस्ट करते हैं, और ये डिक्लाइन कर जाते हैं। गुप्ता डायनेस्टी इवेंचुअली फिनिश्ड ऑफ द शाकाज। तो शाकाज में जो बचे खुचे रूलर्स थे उनको गुप्ता डायनेस्टी के जो रूलर्स थे वो फिनिश कर देते हैं, एंड लीडिंग टू द इंटीग्रेशन इनटू इंडियन सोसाइटी विदाउट पॉलिटिकल पावर। फाइनली, और एट द एंड दे एसिमिलेटेड इनटू द इंडियन सोसाइटी विदाउट एनी पॉलिटिकल पावर। उनके पास किसी भी तरीके की पॉलिटिकल पावर नहीं बचती है, और वो सोसाइटी में एक तरीके से इंटीग्रेट हो जाते हैं और इंडियन सोसाइटी का पार्ट बन जाते हैं। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट रूलर थे वो थे मोगा। मोगा इनका फर्स्ट किंग था। मोगा वॉज द फर्स्ट किंग। मोगा वॉज द फर्स्ट शाका किंग, और इसको हम दो नामों से जानते हैं, माउएस या फिर मोगा, इस तरीके से इनके दो नाम थे, और ये पहले किंग थे। अब कॉइनेज में अगर हम देखेंगे तो इनके आर्टिस्टिक क्वालिटी के कॉइन्स थे, जैसे कि आप देख सकते हो काफ़ी आर्ट उसमें फॉलो होती थी, क्वालिटी अच्छी होती थी, और इनके जो कॉइन्स थे देवर ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय द कॉइन्स ऑफ इंडो ग्रीक्स। तो इंडो ग्रीक्स के कॉइन से इन्फ्लुएंस थे, और कुशान स्टाइल से भी ये इन्फ्लुएंस थे। ग्रीक लैंग्वेज ऑब्जर्व की गई है इनके कॉइन्स पे, और खरोष्टी स्क्रिप्ट्स भी रिवर साइड पर ऑब्जर्व की गई है शक रूलर्स के कॉइन्स पे। किंग जो है वो डिपिक्ट किए गए हैं इनके कॉइन्स पे, वर ऑफन ऑफ द किंग ऑन हॉर्स बैक। और जो
किंग्स दिखाए गए हैं वो इस तरीके से दिखाए गए हैं कि जो राजा होता था वो घुड़सवारी करता हुआ नजर आ रहा होता है कॉइन्स में, और सिटिंग क्रॉस लेग्ड रेदर देन अ पोर्ट्रेट। तो कई बार इस तरीके के इनके बनाए जाते थे कॉइन्स जिसमें राजा इस तरीके से दिखाया जाता था कि वो क्रॉस लेग पोजीशन में बैठा हुआ है। तो ये सारे फीचर्स थे इनके कॉइन्स के। द रिवर्स ऑफन सोड ग्रीक डिविनिटीज एंड बुद्धिस्ट सिंबोलिज्म। सो जिस तरीके से राजा की बैठने की पोजीशन थी, इट वाज बेस्ड अपॉन देयर फेथ, उसमें ग्रीक डिविनिटीज के फीचर्स वो लोग ऐड करते हैं, और बुद्धिस्ट सिंबोलिज्म को उसमें मानते हैं कि बुद्धिज्म में कुछ पोजीशंस होती हैं बैठने की, जैसे बुद्धा की पोजीशंस होती थी, उसी तरीके से कॉइन्स में भी हमें ये सब देखने को मिलता है। अब इंडोसिथियंस एंड बुद्धिज्म अगर देखा जाए तो शाकाज सीम टू हैव बीन बुद्धिस्ट, ये भी बुद्धिस्ट मालूम पड़ते हैं जैसे एविडेंसेस कहते हैं उस हिसाब से। और इनके जो एविडेंसेस हमें मिलते हैं वो मिलते हैं बुटकारा स्तूप से, जो कि है स्वात पाकिस्तान में। तो बुटकारा स्तूप जो है वो हमें स्वात पाकिस्तान में देखने को मिलता है, और वहां से हमें इनके बुद्धिस्ट होने के एविडेंसेस मिलते हैं। वहां पर हमें बुद्धिस्ट स्कल्पचर्स भी मिलते हैं इनके टाइम पीरियड के, तो इससे हमें आइडिया लगता है कि दे माइट बी बुद्धिस्ट। मथुरा में लाइन कैपिटल देखने को मिलती है, वो भी मेंशन करती है कि डेडिकेशन ऑफ अ बुद्धा रेलिक इन अ स्तूपा लिंक्ड टू साका रूलर लाइक मोगा। तो जो मोगा इनके रूलर थे उनको डेडिकेटेड एक स्तूपा बनाया गया था, वहां पर हमें बुद्धा रेलिक्स देखने को मिलते हैं। और ये हमें कहाँ पर पता चल रहा है, ये मथुरा कैपिटल लाइन, मथुरा की जो लाइन कैपिटल है वहां पर हमें पता चल रहा है। लाइन कैपिटल क्या होता है, बेसिकली ये अशोकन पिलर्स होते हैं, और अशोकन पिलर्स के ऊपर एक एनिमल को बिठाया जाता था, उसी को ही इसके ऊपर एक एनिमल बना दिया जाता था, और उसी को ही हम कैपिटल बोलते थे। उस कैपिटल में जो एनिमल होता था उसी को ही उस नाम से जानते थे। तो मथुरा में लाइन कैपिटल होता था, ऐसे एलिफेंट कैपिटल होता था। तो इस तरीके से यहाँ पर हमें इनके एविडेंसेस मिलते हैं। फिर हम देखते हैं कि इनका डिक्लाइन होता है। शाका एम्पायर बिगेन टू डिक्लाइन आफ्टर द डिफीट बाई सातवाहन एम्परर गौतमीपुत्र सतकर्णी। तो फिर गौतमीपुत्र सतकर्णी इनको डिफीट करते हैं, जिसकी वजह से इनका डिक्लाइन होता है। और इनके लास्ट रूलर होते हैं एजिस टू, जो कि लास्ट रूलर होते हैं व्हेन द रीजन केम अंडर द कंट्रोल ऑफ कुशन। तो कुशन्स के कंट्रोल में आने के बाद ये बेसिकली कोलैप्स कर जाते हैं, और लास्ट रूलर जो इनके थे एजिस टू। तो एजिस टू, मोगा, एजिस वन, ये सारे रूलर्स किससे रिलेटेड हैं, दीज आर रिलेटेड टू द शाकास। अब इनमें एक जो इम्पोर्टेंट शाकास को हम जानते हैं, सबसे इम्पोर्टेंटली हम शाकास को जानते हैं रुद्र दमन की वजह से। सो रुद्र दमन बेसिकली इनके किंग थे, जो सबसे इम्पोर्टेंट किंग थे। इन्होंने इन्होंने रिनोवेट कराई थी एक लेक, जो मौर्यन रूलर्स के द्वारा बनवाई गई थी। उस लेक को रिनोवेट करने की वजह से हमें एक इंस्क्रिप्शन मिलता है, और रुद्र दमन ने सुदर्शन लेक को रिनोवेट करवाया था, और जिसके हमें एविडेंसेस मिलते हैं एक इंस्क्रिप्शन से। और उस इंस्क्रिप्शन में जो लिखा हुआ है दैट इज रिटन इन संस्कृत लैंग्वेज। तो संस्कृत लैंग्वेज में ये इंस्क्रिप्शन हमें देखने को मिलता है। और रुद्र दमन वॉज अ ग्रेट लवर ऑफ संस्कृत एज वेल। तो इससे हमें पता चलता है कि संस्कृत लवर भी थे, और संस्कृत में ही इंस्क्रिप्शन देखने को मिलता है। और वहीं से हमें ये भी पता चलता है कि इन्होंने एक सुदर्शन लेक को रिपेयर करवाया था, जो कि काठियावाड़ रीजन में लोकेटेड थी, सेमी एरिड जोन में। तो रुद्र दमन इसलिए इंपॉर्टेंट है, और रुद्र दमन इज साका रूलर। और फाइनली ये डिफीट होते हैं, जो शाकास थे इनका लास्ट रूलर था, वो डिफीट होता है किनके हाथों से, सातवाहन किंग्स के हाथों में। सो ये है हमारे, तो साकाज वर फाइनली रिप्लेस्ड बाय द पार्थियंस, और उसके बाद फिर पार्थियंस हमें देखने को मिलते हैं। और ये लोग पैरेलली रूल कर रहे थे इन डिफरेंट रीजन्स। बट जब किसी अंपायर जो एक पर्टिकुलर एरिया में रूल करती है और उसमें अगर कोई वीकनेस आती है, तो फिर उनको रिप्लेस करके दूसरे उसको टेक ओवर कर लेते थे। तो इसी सीक्वेंस में अब पार्थियंस रूल करेंगे आफ्टर दी साकाज। तो जो पार्थियंस हैं दे बेसिकली, अगर देखा जाए तो एंशियंट रीजन करस्पॉन्डिंग टू मॉडर्न डे खुरासन ईरान, उस रीजन के लोगों को पार्थिया बोला जाता था। और पार्थियन एम्पायर रूल फ्रॉम 247 बीसीई टू 224 सीई। तो ये सीई कॉमन एरा तक रूल कर रहे हैं, बिफोर कॉमन एरा से लेकर, तो अगर आप देखो तो 250 ईयर्स बैक, और फिर अप्रॉक्सीमेटली 250 ईयर्स इधर, तो लगभग लगभग 500 साल ये लोग रूल कर रहे हैं, क्रिएटिंग अ वास्ट एम्पायर स्ट्रेचिंग फ्रॉम द मेडिटेरेनियन टू इंडिया एंड चाइना। तो इंडिया और चाइना तक ये फैले हुए थे, मेडिटेरेनियन सी से लेकर। तो एक वास्ट, एक इनकी स्ट्रेच्ड अंपायर थी,
इनके बारे में बहुत ज़्यादा कुछ पता होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत कम इनके बारे में डिटेल्स हैं और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बस इनका एक इंपॉर्टेंट रूलर था, उसके बारे में पता होना चाहिए, दैट इज़ गोंडो फेरिस। गोंडो फेरिस वॉज अ किंग जो कि पार्थियन किंग था, और उसको आप कॉइन पे देख सकते हो। द पार्थियंस ओरिजिनेटेड फ्रॉम पर्नी, अ नोमैडिक सिथियन ट्राइब फ्रॉम सेंट्रल एशिया। ये कहाँ पर ओरिजिनेट हुए थे? पर्नी वर्ड एक नोमैडिक ट्राइब थी सेंट्रल एशिया में, वहाँ से ये ओरिजिनेट होते हैं। हु ओवरथ्रू सेल्यूसिड एम्पायर एंड एस्टेब्लिश्ड अ पावरफुल एम्पायर। तो ये एक एम्पायर को वहाँ पर रिप्लेस करते हैं, सेल्यूसिड एम्पायर को, और अपनी एक एम्पायर बनाते हैं। इतना इनके बारे में पता होना चाहिए। और इनको पहलवाज भी बोलते हैं, शक पहलवा इनको यूज किया जाता है। जब पैरेलली ये लोग रूल कर रहे थे इन सर्टेन रीजन्स, तो शाह का पहलवा एक टुगेदर एक वर्ड यूज किया जाता है इन दोनों लोगों के लिए, शक पहलवाज। और इनको पार्थियंस भी बोलते हैं या फिर इनको इंडो पार्थियंस भी बोलते हैं। तो गोंडोफेरिस रूल्ड इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द फर्स्ट सेंचुरी। तो ये फर्स्ट सेंचुरी में ये रूल करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं गोंडोफेरिस। और इसी टाइम पर इंडिया में आते हैं सेंट थॉमस। तो सेंट थॉमस वॉज सेंट टू इंडिया, और ही केम टू इंडिया इन द टाइम पीरियड ऑफ गोंडोफेरिस फॉर स्प्रेडिंग क्रिश्चियनिटी इन इंडिया। मतलब मिशनरी एक्टिविटीज़ के लिए ये आए थे इंडिया में क्रिश्चियनिटी का मैसेज लेकर। दैट मीन्स कि जीसस क्राइस्ट का बर्थ उस समय हो चुका था, तभी तो कॉमन एरा स्टार्ट हो चुका था। तो फर्स्ट सेंचुरी एडी में गोंडोफेरिस रूल कर रहे हैं और उसी टाइम पर सेंट थॉमस इंडिया में आ रहे हैं। दिस इंफॉर्मेशन इज इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम। गोंडोफेरिस, सेंट थॉमस और पार्थियंस, कि ये पार्थियंस से गोंडोफेरिस फर्स्ट सेंचुरी एडी में रूल कर रहे हैं और उसी समय में सेंट थॉमस इंडिया में आते हैं। इस स्टेटमेंट को यूपीएससी फ्रेम कर सकता है किसी रूलर का नाम चेंज करके या फिर सेंट का नाम चेंज करके, और वहाँ पर थोड़ा डिफिकल्टी क्रिएट कर सकता है क्वेश्चन में। तो गोंडोफेरिस इसीलिए जाने जाते हैं, और ज़्यादा इनके बारे में जानने की ज़रूरत नहीं है। इनके बारे में इतना ही जानना है, और इसके बाद फिर ये रिप्लेस होते हैं बाई कुशान्स। तो इसके बाद हम लोग कुशान्स को देखते हैं। तो कुशान डायनेस्टी से पहले अगर हम देखें पार्थियंस का मैप, तो वो एक कुछ इस तरीके से था। इंडो पार्थियंस इस रीजन में पूरी तरीके से लोकेटेड थे, और ये इनका एक्सपेंशन का एरिया था। सो इनका एरिया शाकाज से थोड़ा सा ज़्यादा ही था एक्सपेंशन। तो इस तरीके से पार्थियंस के बाद अगर हम देखें तो कुशान यहाँ पर आते हैं रूल करने के लिए। तो कुशान एम्पायर बेसिकली फ्लरिश्ड फ्रॉम द फर्स्ट टू थर्ड सेंचुरी सी, मतलब करीब करीब 350 ईयर्स तक ये रूल करते हैं, रीचिंग इट्स कल्चरल जेनियत इन 105 टू 250 सीई। तो इस टाइम पीरियड में ये बिल्कुल पीक पर होते हैं और फिर इनका डिक्लाइन स्टार्ट हो जाता है। इनका एक्सटेंशन था पूरे सेंट्रल एशिया से लेकर ताजिकिस्तान टू अफगानिस्तान, पाकिस्तान एंड इनटू द गंजिस रिवर वैली इन नॉर्दर्न इंडिया। तो नॉर्थ इंडिया में ये रिवर वैलीज, गंगा रिवर वैली तक पहुंच गए थे। और उनका अगर आप देखेंगे कि ओरिजिन, तो इनको हम यूएचीज ट्राइब भी बोलते थे, यूएचीज भी बोलते थे। और यूएचीज बेसिकली 5 ट्राइब्स का एक ग्रुप था, उनमें से वन ऑफ द ट्राइब वाज दिस कुशान। तो दे बेसिकली इट वाज अ ग्रुप ऑफ 5 क्लैंस, उसमें यूएचीज डिवाइडेड थे और उसमें से एक क्लैन था कुशान्स का। इट वाज बिलीव्ड टू बी इंडो यूरोपियन पीपल फ्रॉम ईस्टर्न तारिम बेसिन चाइना, पॉसिबली रिलेटेड टू द तोचारियंस। तो इसके बारे में बस इतना याद रखो कि कुशान्स वर बिलीव टू बी केम फ्रॉम द सेंट्रल एशियन रीजन, और उसमें भी हम स्टेपीज वाले रीजन से इनका ओरिजिन कंसीडर करते हैं। एंड दे केम फ्रॉम सेंट्रल एशियन रीजन एंड दे रिप्लेस्ड दिस पार्थियंस एंड शाकाज एंड दे सेटल्ड देयर एंड दे रूल फॉर अ लॉन्गर पीरियड। तो ये हमें पता होना चाहिए। अगर हम देखें कुशान इंस्क्रिप्शंस इंक्लूड टेक्स्ट इन बैक्टीरियन, तो जो लैंग्वेज ये यूज करते थे, तो वो स्क्रिप्ट जो यूज करते थे इट वाज बैक्टीरियन ग्रीक स्क्रिप्ट। तो इनको ये स्क्रिप्ट अच्छी लगती थी, और दूसरी प्राकृत लैंग्वेज को भी ये पैटर्नाइज करते थे, और साथ ही साथ संस्कृत लैंग्वेज को भी ये पैटर्नाइज करते थे। इससे पहले हमने देखा था कि जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन में रुद्र दमन ने संस्कृत में एक इंस्क्रिप्शन जो लिखवाया था, उसमें पता चलता है हमको कि इन्होंने सुदर्शन लेक को रिपेयर करवाया था। ठीक है, तो कुषाण के इंस्क्रिप्शंस भी हमें बैक्टीरियन ग्रीक स्क्रिप्ट में देखने को मिलते हैं, प्राकृत स्क्रिप्ट में देखने को मिलते हैं। तो इस तरीके से एक रवाता की इंस्क्रिप्शन है विच इज क्रूशियल फॉर अंडरस्टैंडिंग कनिष्काज जीनियोलॉजी एंड सक्सेशन फ्रॉम कुजूला कटपाइसिस बीमा कटपाइसिस। तो देखो, अब इसमें हमें ये पता होना चाहिए कि जो कुषाण डायनेस्टी थी, कुषाण डायनेस्टी वाज पॉसिबली फाउंडेड बाय दिस कुजाला कटपाइसिस। तो हाउस ऑफ कटपाइसिस के द्वारा स्टार्ट की गई थी ये।
और जिसमें जो पहले रूलर आते हैं ही वॉज कुजाला कटपाइसिस, और जो सेकंड रूलर थे वो थे बीमा कटपाइसिस। तो बीमा कटपाइसिस को ही सक्सीड करते हैं कनिष्क। कनिष्क वॉज द थर्ड रूलर। कुजाला कटपाइसिस और बीमा कटपाइसिस के बाद में कनिष्क आते हैं, वो इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी। तो उनके बारे में हमें पता होना चाहिए। और नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स द कनिष्क ओनली। और अगर हम कुषाण का मैप देखें तो एक बहुत बड़े रीजन में ये रूल कर रहे थे। ईरान से लेकर अफगानिस्तान हो, सेंट्रल एशियन रीजन हो, चाइना तक ये स्प्रेड थे। और इधर अगर आप देखोगे तो वाराणसी वाले रीजन तक ये स्प्रेड इनका था। तो यहाँ तक ये फैले हुए थे। और जो गंगा रिवर वैली थी उसको भी इन्होंने कैप्चर किया हुआ था। तो एक काफ़ी एक्सटेंसिव एम्पायर थी जो एक लंबे समय तक रूल करती है। अगर हम रिलीजन की बात करें तो कुशानास वर इंस्ट्रूमेंटल इन डेवलपमेंट ऑफ ग्रीको बुद्धिज्म, ए फ्यूजन ऑफ हेलेनिस्टिक एंड बुद्धिस्ट कल्चरल एलिमेंट। तो बुद्धिस्ट कल्चरल एलिमेंट और जो ग्रीक कल्चरल एलिमेंट्स थे उनका फ्यूजन था जो ग्रीको बुद्धिज्म फ्यूजन था, कल्चरल फ्यूजन था, उस वो एलिमेंट्स हमें देखने को मिलते हैं कुषाण के टाइम पर। कनिष्क का वन कन्वीड ए मेजर बुद्धिस्ट काउंसिल। तो कनिष्क के द्वारा एक बुद्धिस्ट काउंसिल भी कंडक्ट कराई गई थी जिसको कि कश्मीर में कराया गया था इन 72 सी। इससे हमें ये पता चलता है कि कनिष्क पैटर्नाइज्ड बुद्धिज्म और कुशान्स वर ऑल्सो फॉलोअर ऑफ बुद्धिज्म। और कनिष्क महायान बुद्धिज्म में बिलीव करते थे और इन्होंने उसको अडॉप्ट भी किया हुआ था। एंड प्रमोटेड द ट्रांसलेशन ऑफ बुद्धिस्ट टेक्स्ट फ्रॉम गांधारी वर्नाकुलर टू संस्कृत। तो बुद्धिस्ट टेक्स्ट को इन्होंने गांधारी लैंग्वेज से इन्होंने इनको कन्वर्ट कराया था, ट्रांसलेट कराया था इन संस्कृत लैंग्वेज। तो महायान बुद्धिज्म एक्सपेंडेड थ्रू सेंट्रल एंड नॉर्दर्न एशिया ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो इस टाइम पीरियड में हमें देखने को मिलता है कि महायान बुद्धिज्म का एक्सपेंशन होता है सेंट्रल एशिया से नॉर्दर्न एशिया में। इस टाइम पीरियड में सेंट्रल और नॉर्दर्न एशिया में हमें इनका एक्सपेंशन देखने को मिलता है बुद्धिज्म का। अगर हम एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें कनिष्क के टाइम पर, तो कनिष्क इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर और उन्हीं के बारे में हम देख रहे हैं। और कनिष्क के द्वारा यहाँ पर कॉइन्स इशू किए गए थे। उनकी जो क्वालिटी थी हाई क्वालिटी कॉइन्स इशू किए गए थे, हाई क्वालिटी गोल्ड कॉइन्स इशू किए गए थे यहाँ पर, और लार्ज क्वांटिटी में इशू किए गए थे। जो कि हमने पहले देखा था इंडो ग्रीक्स के टाइम पर कॉइन्स इशू किए गए थे, दे वर द फर्स्ट टू इशू गोल्ड कॉइन। और कनिष्क और कुशान्स आर द फर्स्ट टू इशू गोल्ड कॉइन्स इन ह्यूज नंबर्स और अच्छी प्योर क्वालिटी में, हाई क्वालिटी में। तो इससे हमें ये पता चल रहा है। अगर हम इनका एडमिनिस्ट्रेशन देखें तो एक बहुत ही वास्ट एम्पायर थी विच वॉज गवर्न थ्रू अ 3 टियर एडमिनिस्ट्रेशन। सेंट्रल, प्रोविंशियल एंड लोकल लेवल्स पर इसको गवर्न किया जाता था। 3 टियर एडमिनिस्ट्रेशन होता था और इसको क्षत्रपास में डिवाइड किया जाता था, जिसमें क्षत्रपास और महाक्षत्रपास होते थे, प्रोविंशियल गवर्नर्स होते थे। फॉलोड द ट्रेडिशन ऑफ इंडो ग्रीक्स एंड पार्थियंस। तो इन्होंने इंडो ग्रीक्स और पार्थियंस का ट्रेडिशन फॉलो किया इस मामले में। दंड नायक और महादंड नायक होते थे जो ऑफिसियल्स होते थे सिविल एंड मिलिट्री फंक्शंस के लिए इंडिकेटेड फ्यूडल एलिमेंट्स। तो इस टाइम पर भी हमें कुछ फ्यूडल एलिमेंट्स देखने को मिल रहा है। लोकल ऑफिशियल्स लाइक ग्रामिका विलेज हेडमैन होते थे जो कि यहाँ पर टैक्स कलेक्ट किया करते थे और जो लॉ एंड ऑर्डर को भी मेंटेन किया करते थे। ठीक है। अगर हम कुषाण के डिक्लाइन की बात करें आफ्टर द डेथ ऑफ वसुदेव वन, तो वसुदेव वन वाज द लास्ट इंपॉर्टेंट रूलर। कुषाण एम्पायर स्प्लिट इनटू वेस्टर्न एंड ईस्टर्न हाफ्स। तो वेस्टर्न और ईस्टर्न हाफ में डिवाइड हो जाती है। तो यहाँ पर हमने कटपाइसिस को याद रखना है, कुशंस को याद जो कनिष्का है उसको याद रखना है, और फिर हमें वासुदेव वन को याद रखना है। तो इन 3 रूलर्स को याद रखना है आपको। ससानिद अंपायर कंक्योर्ड द वेस्टर्न हाफ रिप्लेसिंग द कुशन रूलर एंड कुशन साज इंडो ससानिद्स। तो ससानिद अंपायर इनको कॉन्क्योर करती है वेस्टर्न पार्ट पे और वहाँ पर एक नई अंपायर वहाँ पर रूल करती है। ईस्टर्न कुशन किंगडम बेस्ड इन पंजाब फेस चैलेंजेस इंक्लूडिंग लोकल डायनेस्टीज लाइक यूदेयाज गेनिंग इंडिपेंडेंस। तो वहाँ पर जो लोकल डायनेस्टीज थी वो समय पर क्या कर रही थी, खुद को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दे रही थी बिकॉज यहाँ पर जो सेंट्रल अथॉरिटी थी वो काफ़ी वीक हो चुकी थी। सो इस तरीके से हमें इनका डिक्लाइन देखने को मिलता है। कुशान्स के हमें कॉइन्स, इंस्क्रिप्शंस, स्कल्पचर्स और स्ट्रक्चर्स हमें मथुरा से देखने को मिलते हैं। और कनिष्क ने जो अपनी कैपिटल बनाई थी वो 2 जगह पर बनाई थी बेसिकली, पेशावर में एंड यहाँ पर आपको मथुरा में। 2 जगह पर इनकी कैपिटल देखने को मिलती है कनिष्का की। कनिष्का की कैपिटल 2 जगह पर देखने को मिलती है, पेशावर और जो कि उस समय पर पुरुषपुरा हुआ करता था जिसको आज मॉडर्न डे में पेशावर बोलते हैं, और मथुरा में। 2 जगह पर यहाँ पर कैपिटल हमें इनकी देखने को मिलती है। और यहाँ पर हमें एक शाका एरा, ही स्टार्टेड शाका एरा इन 78 AD। 78 AD में
एक एरा स्टार्ट किया गया इनके द्वारा जिसको बोला गया शाका एरा। बेसिकली शाकास को इन्होंने डिफीट किया था और उसी टाइम पीरियड में इन्होंने शाका एरा को स्टार्ट किया। इसी को ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यूज करती है ऑफिशियल पर्पज से, शाका एरा को। और जो कनिष्क रूलर थे, जो कुषाण रूलर्स थे, इन्होंने हैवी टाइटल्स लिए थे जैसे कि देवपुत्र। तो इस तरीके के टाइटल्स ये लोग यूज किया करते थे। तो देवर यूजिंग हाई टाइटल्स एट दैट टाइम। तो कुशान्स के बारे में हमें इतनी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। और बेसिकली इन्होंने जो रिलीजन जिसको पैटर्नाइज किया उसमें सैविज्म और वैष्णविज्म भी आता है, साथ में बुद्धिज्म और जैनिज्म को भी इन्होंने पैटर्नाइज किया था। लेकिन यहाँ पर जो मेनली अगर देखने देखने को अगर समझा जाए तो हमें पता चलता है कि बुद्धिज्म को यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा ये लोग सपोर्ट करते हुए नज़र आते हैं और खुद भी उस रिलीजन को फॉलो करते हुए नज़र आते हैं। प्लस यहाँ पर देवपुत्र के अलावा महाराजा जैसा टाइटल हो, महाराजा और रताई राजा, इस तरीके के टाइटल्स ये लोग लेते थे। महाराजा, रताई राजा, देवपुत्र, इस तरीके के टाइटल्स ये लेते थे। इवन इनके लिए, कनिष्का के लिए एक एपिथेट यूज किया जाता था जिसको हम काइजर भी बोलते हैं, काइजर, या जिसको कैसारा भी बोला जाता है। तो ये हमें पता होना चाहिए। और जिसको बेसिकली जो एक सीजर रूलर हुआ करते थे उनके नाम को इस तरीके से कंपेयर किया जाता था काइजर के साथ में कनिष्का जो कुषाण रूलर थे उनको। सो दिस इज़ द इंफॉर्मेशन जो हमें होनी चाहिए इनके बारे में। और ये आर्ट एंड आर्किटेक्चर को भी, आर्ट एंड लिटरेचर को लेकर भी काफ़ी ग्रेट पैटर्न्स हुआ करते थे कुषाण रूलर्स। द सक्सेसर ऑफ कनिष्का कंटिन्यू टू रूल इन नॉर्थ वेस्ट इंडिया। जो कनिष्क के सक्सेसर थे वो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में काफ़ी समय तक रूल करते रहते हैं। और फिर हम देखते हैं कि लास्ट में जो वसुदेव वन है उनकी डिफीट के बाद वहाँ पर पूरी तरीके से कुषाण का हमें डिक्लाइन देखने को मिलता है। सो दैट इज़ इट फॉर कुशान्स। और उससे पहले हमने देखे पार्थियंस, उससे पहले हमने शाकास देखे और उससे पहले हमने इंडो ग्रीक्स देखे। सो दिस इज़ द होल टाइम पीरियड जो नॉर्थ वेस्ट वाले रीजन में इतने सारे लोग आते हैं। और इसके अलावा हमने साउथ वाले रीजन में अलग से कवर किया था सातवाहन, जो कि लास्ट लेक्चर में किया था। और उससे पहले हमने देखा था सुंग डायनेस्टी जो कि नॉर्दर्न पार्ट में रूल कर रही थी। तो ये सारे रूलर्स हैं जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए। बेसिकली रूलर्स के नाम हमें बस ये इसलिए पता होने चाहिए ताकि हमें एक आइडिया रहे कि जो रूलर्स हैं ये किस डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं। अगर मान लीजिए कटवाइसेस, वसुदेव बन, ये ऐसे नाम लिख के दे दिए कि विच अमंग द फॉलोइंग डायनेस्टीज दीज रूलर्स बिलोंग टू, तो फिर अपने को याद होना चाहिए कटवाइसेस और वसुदेव बन कौन सी डायनेस्टी थे, गोंडो फर्नेस कौन सी डायनेस्टी से थे, ये अपने को पता होना चाहिए। रुद्रदमन किस डायनेस्टी से थे। इस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं और बनते भी हैं। यूपीएससी इसी तरीके से क्वेश्चन पूछता है, कई बार स्टेटमेंट फॉर्म करता है, तो इसी तरीके से तो थोड़ा सा अवेयर रहना इस रीजन के बारे में, इस टाइम पीरियड के बारे में। बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, बहुत ज़्यादा याद नहीं रखना है, बहुत माइन्यूट माइन्यूट 2-3-4 डिटेल्स ही हैं एक डायनेस्टी के बारे में जो पता होनी चाहिए। जैसे इंडो ग्रीक्स के बारे में आपने देखा कि उन्होंने गोल्ड कॉइन्स पहली बार इशू किए। फिर आपने देखा कि कुशांत ने गोल्ड कॉइन्स को लार्ज नंबर पे इशू किया। फिर हमने देखा कि शाकास के टाइम पर रुद्रदमन हमें देखने को मिलते हैं जिन्होंने एक पूरी रिपेयर कराई थी सुदर्शन लेक, और वहाँ से हमें जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन मिलता है, तो वो हमें पता होना चाहिए किस लैंग्वेज में था, संस्कृत लैंग्वेज में था, तो ये पता होना चाहिए। इसी तरीके से हमें ये सारी चीज़ें याद होनी चाहिए। और इंडो ग्रीक्स में हमने देखा था किस तरीके से जो मिनांडर रूलर थे तो उनके बारे में, नागसेन के बारे में, तो ये सारी चीज़ें, मिलिंद पन्हो के बारे में, ये सब अपने को पता होना चाहिए। और इतना ही इंपॉर्टेंट है, इससे ज़्यादा एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। इनके टाइम पर ट्रेड भी काफ़ी फ्लरिश करता था और सिल्क रूट का भी यूज होता था। तो ये सारी चीज़ें होती थी कुशांस के टाइम पर। और फाइनली दे हैव डिक्लाइन। और फिर हम देखते हैं कि बाद में गुप्ता डायनेस्टी, इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे। थैंक यू।